आशु, जब आपने डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने का सोचा था तो आपके माइंड में कौन इंस्पिरेशन था? आईएनएस विराट का, जो कि उस टाइम इंडियन नेवी में एक एयरक्राफ्ट कैरियर हुआ करता था, तो उसने मेरे बचपन पे एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है, जिसने मेरे को नेवी ज्वाइन करने का एक बहुत गहरा जज्बा दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हम पहले से आंसर प्रिपेयर कर लें और उस आंसर्स को जाकर वहाँ हम क्वेश्चंस के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें। कोई एक पहले से आंसर याद करके जाना मुझे वहाँ सही नहीं लगता, जो कि वहाँ किया जाए। आशु, एक बात बताइए, आपको एक्चुअल एसएसबी इंटरव्यू में और जो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें कितनी सिमिलैरिटी लगी? लाइक यहाँ पे जो हमने मॉक इंटरव्यूज़ कराए थे कंडक्ट एंड और इसने मेरे को एक काफ़ी टफ इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर कर दिया था। और सच पूछिए तो भोपाल में उतना टफ इंटरव्यू मेरा गया नहीं था। स्टूडेंट्स मुझसे बहुत सारा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि इफ़ आई एम नॉट गुड एट कम्युनिकेटिंग, स्पेशली इंग्लिश में, सो इज़ दैट अ थिंग टू कंसिडर? कि अगर कोई एक बहुत अच्छे बैकग्राउंड से या फिर इंग्लिश कल्चर्ड बैकग्राउंड से नहीं आ रहा है, तो असेसर्स उस बात को समझेंगे और वहाँ आपकी एफर्ट देखेंगे। दोस्तों, क्या सिर्फ मेहनत करने से एसएसबी क्लियर हो जाता है या इसके लिए एक प्रॉपर डायरेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है? आज हमारे साथ मौजूद है आशु, जिन्होंने 33 एसएसबी भोपाल से रिकमेंडेशन का गौरव प्राप्त किया है। आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी तैयारी में जो एसएसबी के 5 दिन थे उसमें क्या क्या चैलेंजेस आए हैं, एकेडमी की ट्रेनिंग ने इनकी पर्सनालिटी पर क्या क्या चेंजेस किए हैं और फ्यूचर एस्पिरेंट्स को कौन सी गलतियों का खास ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आशु। थैंक यू वेरी मच सर। तो सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि आप कहाँ से हैं, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड्स क्या क्या हैं और आपको किस एंट्री से रिकमेंडेशंस मिली हैं। मेरा नाम आशु गणेश आर्य है। मैं मैरवा सिवान डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, जो कि बिहार में है। मैंने अपनी 10+2 करी है पीसीएम स्ट्रीम से, जो कि एयरफोर्स स्कूल गोरखपुर में है। मेरे को रिकमेंडेशन 33 एसएसबी भोपाल नेवल बोर्ड से मिला है, जो कि एनडीए 157th कोर्स का है। ओके, सो आशु, जब आपने डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने का सोचा था तो आपके माइंड में कौन इंस्पिरेशन था? क्या आपके फैमिली बैकग्राउंड से कोई है जो डिफेंस फोर्सेस में हो, उनसे आप इंस्पायर हुए हो, ऐसा कुछ था? जी बिल्कुल। मेरे पिताजी इंडियन नेवी में सर्व किए हुए हैं 15 साल। वो पीओ के रैंक से रिटायर हुए हैं। लास्ट उनकी पोस्टिंग करंजा थी, तो उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। इसमें मैं एक चीज़ का ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, जो कि होता है आईएनएस विराट का, जो कि उस टाइम इंडियन नेवी में एक एयरक्राफ्ट कैरियर हुआ करता था। तो उसने मेरे बचपन पे एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है, जिसने मेरे को नेवी ज्वाइन करने का एक बहुत गहरा जज्बा दिया है। तो आपने डिफेंस सेक्टर को ज्वाइन करने का डिसीजन कब लिया था? बचपन में ही डिसीजन आपका ये हो गया था? झुकाव तो मेरा काफ़ी बचपन से ही था, कि जैसा कि मैंने बताया आईएनएस विराट मैंने काफ़ी बचपन 6-7 साल का जब मैं था तभी से मैंने देखा है। पर उसके बाद से मैंने आगे की भी पढ़ाई अपनी 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक एयरफोर्स स्कूल गोरखपुर से करी है। तो जिसके कारण मेरे को ऑफिसर्स का, मिलिट्री एनवायरनमेंट का काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर रहा है, तो उसने भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया है फौज ज्वाइन करने के लिए। ओके, सो आशु, आपका ये एसएसबी का फर्स्ट अटेम्प्ट था? जी नहीं, ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। ओके, सो फर्स्ट एंड सेकंड का कुछ आप एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहें हमारे व्यूवर्स के साथ। जी बिल्कुल। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस और एंग्शियस हो गया था। सो अनफॉर्चुनेटली उसमें मेरा क्लियर नहीं हो पाया एसएसबी। उसके अलावा मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम एसएसबी था एंड हमेशा एक प्रेशर रहता है, सेल्फ प्रेशर की फ़र्स्ट टाइम में कर लें, तो वो सबसे बेस्ट अटेम्प्ट रहता है। फिर सेकंड टाइम में जब मैं एसएसबी गया, तो उसमें मेरे को लगता है कि मेरे को थोड़ी सी डायरेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत थी। बिसाइड्स दैट मुझे थोड़ा सा और अपने कॉन्फिडेंस और असर्टिवनेस लेवल पे काम करना था, तो जिन पे मैंने काम करा और अब मैं 3rd अटेम्प्ट में रिकमेंड हुआ हूँ। ग्रेट। सो एसएसबी की तैयारी शुरू करते समय आपको सबसे डिफिकल्ट चीज़ क्या लगी? क्या आपको शुरुआत में एसएसबी का पूरा प्रोसेस पता था, लाइक स्क्रीनिंग, साइकोलॉजी टेस्ट, जीटीओ, सारी चीज़ें आपको पता थी या फिर धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई आपके अंदर? एक बहुत गहरी लेवल में तो मेरे को हर चीज़ नहीं पता थी, पर एक ओवरव्यू मेरे को ओवरऑल ऊपर से पता था कि हाँ 3 टेस्ट होते हैं, उसमें स्क्रीनिंग होता है, 5वें दिन लोग बाहर होते हैं, पहले दिन लोग बाहर होते हैं। पर मेरे को समय के साथ साथ आगे की इन्फॉर्मेशन पता चली थी। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हम पहले से आंसर प्रिपेयर कर लें और उस आंसर्स को जाकर वहाँ हम क्वेश्चंस के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें, लाइक जो भी आंसर्स हैं वो हम पहले से प्रिपेयर कर लें। तो आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताइए कि ये जो टेस्ट है
ये एक्चुअली में आपका नॉलेज टेस्ट करता है या पर्सनालिटी टेस्ट करता है कि आपने कितना खुद से आपकी कितनी विजडम चल रही है? ये क्या एक्चुअली में क्या टेस्ट करना चाहता है? एसएसबी बेसिकली एक पर्सनालिटी बेस्ड टेस्ट है। तो अगर आप इसमें एक सवाल का एक कोई फिक्स्ड आंसर नहीं होता है। जब हम लोग एसएसबी में जाते भी हैं तो वहाँ पर हम लोगों को साइकोलॉजिस्ट पहले ब्रीफ कर रहे होते हैं हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट स्टार्ट होने से पहले। तो वो एक बात बहुत साफ साफ कहते हैं कि ये आपके इमेजिनेशन की, आपकी पर्सनालिटी की टेस्ट है। तो इसका कोई सही जवाब या गलत जवाब नहीं है। तो कोई एक पहले से आंसर याद करके जाना मुझे वहाँ सही नहीं लगता जो कि वहाँ किया जाए। ओके, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से याद करके जाना बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। उस टाइम पर आपकी पर्सनैलिटी और इमीडिएट आंसरिंग कैपेबिलिटीज चेक होती हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी को सच में शोकेस करती है। सो आप इस चीज़ पर काम करें कि आपकी जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो कितनी ज़्यादा अपग्रेडेड हैं और आप कितना इमीडिएटली आंसर कर सकते हैं, ना कि क्वेश्चन के आंसर्स को रट कर जाएं। सो आशु, अपनी प्रिपरेशन के लिए टारगेट डिफेंस एकेडमी को सेलेक्ट करने का डिसीजन कब लिया? एकेडमी ज्वाइन करने से पहले आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी एंड क्या वो फुलफिल हुई? मेरे को टारगेट डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने का झुकाव आया मेरे दोस्तों से, प्लस ब्रोशर से, जो कि मेरे को रिजल्ट मेरे सामने ला के रखे थे कि इतने रिकमेंडेशन हमें पहले से मिल चुके हैं। तो उसने मेरे को एक काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया, काफ़ी भरोसा दिया कि मैं एकेडमी में आ सकूं। उसके अलावा मेरी एक्सपेक्टेशन उससे पहले पर्सनल गाइडेंस और साथ ही साथ एक होलिस्टिक ओवरव्यू और एक डायरेक्शन की थी जो कि मुझे बिल्कुल पूरी हुई दिखी। ओके, अभी मैं आपसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि जब आपने यहाँ क्लासेस शुरू करी थी तो आपको जो बेसिक डिफरेंस देखने को मिला यहाँ पर, वो इन चार में से किस में था? या आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या आपको प्रिपरेशन की डायरेक्शन में एक डिफरेंस देखने को मिला, कम्युनिकेशन में मिला, कॉन्फिडेंस में मिला, या फिर अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस समझने में ज़्यादा आपको हेल्प मिली यहाँ से? मैं इसमें दो ऑप्शंस सेलेक्ट करना चाहूँगा। एक तो डायरेक्शन है और दूसरा अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस, क्योंकि इन दोनों एरियाज़ को मुझे इम्प्रूव करने की काफ़ी ज़रूरत मेरे को लगी थी पहले 2 अटेम्प्ट्स में, जो कि मुझे टारगेट डिफेंस एकेडमी में काफ़ी ज़्यादा क्लियरली पता चली। सो आशु, हमारे एकेडमी में जैसा कि आपको पता है हमारे यहाँ पे 3 ऑफिसर्स हैं जो आपको प्रॉपर्ली ट्रेन करते हैं। तो आपको क्या लगता है, आपको पूरे प्रिपरेशन ड्यूरेशन में सिर्फ एसएसबी के लिए प्रिपेयर किया गया था या आपकी पर्सनैलिटी एंड आपकी वीकनेसेस पर भी काम करा गया था? मेरे पर्सनल ओपिनियन में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया था मेरे, जो कि तीनों असेसर्स ने काफ़ी ज़्यादा मेरे को इंडिविजुअली गाइड करके दिया था, जिसमें मैं पराशर सर, भार्गव सर और कर्नल नायर सर को काफ़ी ज़्यादा श्रेय देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे पर्सनल वीकनेसेस के बारे में मेरे को काफ़ी ज़्यादा बताया। जैसे कि कर्नल नायर ने मेरे को कोर स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए काफ़ी बोला था। फिर पराशर सर ने मेरे को बोला था कि अपनी वीकनेसेस को उनके ऊपर शर्माओ मत, उन्हें आगे लाओ। तो इन चीज़ों को लेके मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेरे को हेल्प भी करी थी। ओके, आशु, स्टूडेंट्स ना साइकोलॉजी के जो आंसर्स होते हैं उनको भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर करके पहले से जाते हैं, जैसे उनका टैट वैट एसआरटी वगैरह ठीक से हो पाए। तो आपको क्या लगता है कि किस प्रकार आपको ट्रेन किया गया था? क्या आपको आंसर्स कंडीशनली आपको आंसर्स बता दिए गए थे, या इस कंडीशन में ऐसा आंसर करना है ऐसा किया गया था, या फिर आपको प्रॉपरली सिचुएशनल ट्रेनिंग करी गई थी कि ऐसी सिचुएशंस में आप इस हिसाब से अपने आंसर्स को मोल्ड करेंगे? कैसा आपका एक्सपीरियंस था? मेरा साइकोलॉजी में एक्सपीरियंस कोई एक फिक्स्ड पाथ का नहीं था, बल्कि एक पूरा ओवरव्यू था, जिसमें मेरे को पता चला कि एक ऑफिसर में आपसे क्या क्या डिमांड की जाती है, आप में किस तरह के OLQs डिमांड किए जा रहे हैं, आपको कैसे सोचना है, आपको कैसे सबको साथ में लेकर चलना है। तो एक ओवरव्यू मिला था जिसके कारण हम लोगों का दिमाग बंद नहीं किया गया था इससे, और हमारा दिमाग खुला था, ताकि जब हमें कोई अनफेमिलियर सिचुएशन मिले एसएसबी में, जो कि जाहिर सी बातें मिलेगी ही, तो उसमें हम अपने खुद से दिमाग लगा के सोच सकें, उसका जवाब बना सकें। ओके, आशु, आपके मॉक इंटरव्यूज़ हुए थे? जी बिल्कुल। उसमें आपको कुछ ऐसी नई चीज़ पता चली थी जो आपको पहले से ना पता हो अपने बारे में, एंड देन फिर मॉक इंटरव्यूज़ के बारे में आपने आइडेंटिफाई किया हो एंड उसको आपने फिर इम्प्रूव किया हो, ऐसा कुछ हुआ था? जी बिल्कुल। मेरे को अब मेरे फिज़िक्स पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि मेरा फिज़िक्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट उसको मेरे को मॉक इंटरव्यू के ख़त्म होने के बाद मुझे समझ आया कि मेरे को थोड़ा उस पर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ताकि मैं उसे अपने एक स्ट्रेंथ बता सकूँ। ओके, आशु, एक बात बताइए, आपको एक्चुअल एसएसबी इंटरव्यू में और जो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं
उसमें कितनी सिमिलैरिटी लगी? लाइक यहाँ पे जो हमने मॉक इंटरव्यूज़ कराए थे कंडक्ट एंड एक्चुअल एकेडमी में जो एसएसबी हुई, उसमें लगभग कितनी सिमिलैरिटी आप दिखाना चाहेंगे? एक्चुअल एसएसबी के इंटरव्यू में और यहाँ कर्नल नायर ने जो मेरा इंटरव्यू लिया था, इन दोनों में मेरे को एक ओवरऑल बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी दिखी, जो कि पर्सनल क्वेश्चन बेस्ड सिमिलैरिटीज़ थी और टेक्निकल क्वेश्चन की सिमिलैरिटी थी। बट कर्नल नायर ने जो मेरा इंटरव्यू लिया था वो काफ़ी ज़्यादा डीप जाके लिया था, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कवर हो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पर्सनैलिटी के डीपर पोर्शंस को निकाला जा सके। और इसने मेरे को एक काफ़ी टफ इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर कर दिया था। और सच पूछिए तो भोपाल में उतना टफ इंटरव्यू मेरा गया नहीं था, तो मेरी एक्सपेक्टेशन और मेरी प्रिपरेशन उस लेवल की करा दी गई थी कि कोई किसी भी तरह का इंटरव्यू मुझे टफ ना लगे। ओके, आपके इंटरव्यू के बाद में उन्होंने आपको कुछ फीडबैक दिया होगा, तो वो फीडबैक क्या जनरलाइज था या फिर आपके बैकग्राउंड और जहाँ से आप बिलोंग कर रहे हैं, आपकी तैयारी, उसके बेसिस पे क्या वो इंडिविजुअल बेसिस पे फीडबैक्स थे या एक जनरलाइज फीडबैक थे जैसे सबको मिलते हैं कुछ? मेरा इंटरव्यू लेने से पहले सर ने पहले मेरा PIQ लिया था, राइट। जिसके कारण उन्हें पहले से ही मेरे एक बैकग्राउंड का एक ओवरव्यू पता हुआ था। प्लस हमारे 40 मिनट के कॉन्वर्सेशन के बाद से सर को मेरे पर्सनालिटी बेस्ड के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें पता चली। तो उन सब चीज़ों को मिलाकर सर ने काफ़ी पर्सनलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड मेरे को फीडबैक दिया था, जिसको मैंने फिर अपने अंदर काम किया और उसने मेरे को फिर आगे के SSB के इंटरव्यू में भी बहुत हेल्प करी। ग्रेट। तो दोस्तों, पर्सनलाइज फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या हैं, इसके बेसिस पे आपको पर्सनलाइज फीडबैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और इसका इंपॉर्टेंस भी बहुत आगे ले जाने में आपकी हेल्प करता है। सो आशु, अगर हम अपने दर्शकों को बताना चाहें कि आपकी जो 5 डेज़ की जो जर्नी रही है, उसको अगर आप एकदम क्रिस्प में बताना चाहें, द चैलेंजेस एंड जो आपके अंदर से पॉजिटिविटी आई उसको टैकल करने के लिए, तो आप शॉर्ट में डे फर्स्ट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? शॉर्ट में डे फर्स्ट को मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगा ऐसा कह के कि यहाँ पर आपको अपने पूरे के पूरे स्किल सेट को यूज़ करना पड़ता है, जिसमें आपको अपने कॉग्निटिव स्किल्स को, जो है आपकी मैथ्स कैसी है, आपके पैटर्न रिकग्निशन कैसी है, इसे OIR में यूज़ करना होता है। फिर आपको अपनी असर्टिवनेस, जो कि आप औरों को कितना अपने तरफ प्रभावित कर सकें हैं, उसको भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। तो एक ओवरऑल यूज़ ऑफ स्किल सेट मैं बोलना चाहूँगा फर्स्ट डे को। ओके, डे 1 में पूरा स्किल्स जितनी भी हैं, पूरा पोटेंशियल आपको यूज़ कर देना है। डे 2 आता है, हमारे दर्शकों को बताइए कि डे 2 में उनको क्या चैलेंजेस मिलेंगे? डे 2 में बेसिकली आपको मेंटल अपने कैपेबिलिटीज़ का इस्तेमाल करना है। उन्हें मैं चैलेंजेस कह के तो नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन ज़रूर उसमें आपको कुछ ना कुछ परेशानियाँ आएंगी और उन्हीं को आपको वही तो टेस्ट है जो कि आत्मा रखता है SSB की, कि आप किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं, जो कि ज़्यादातर मेंटल बेस्ड होंगी। पर कुछ लोगों का इंटरव्यू भी सेकंड डे हो जाता है। Okay. तो अगर मैं इंटरव्यू को भी साथ रखना चाहूँ तो उसमें पावर ऑफ एक्सप्रेशन, कि आप बात कैसे कर पा रहे हैं, आपकी डिलीवरी, आपकी स्पीड ऑफ डिलीवरी, आपका स्पीड ऑफ डिसीजन, इन सब का, जो कि आपका मेंटल कैपेबिलिटी साथ ही साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, दोनों का यूज़ रहेगा। ओके, फिर बच्चा डे 3 में आता है एंड नेक्स्ट चैलेंज क्या है हमारे पास? डे 3 में बेसिकली हमारे पास ज़्यादातर फिजिकल चीज़ें रहती हैं और सबसे ज़्यादा फिजिकली एग्जॉस्टिंग दिन होता है। क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ हो रहा होता है, जैसे GD हो रहा, GD1, GD2, GPE हो रहा होता है, PGT, GOR, ये सब काफ़ी ज़्यादा फिजिकली और मेंटली ड्रेनिंग चीज़ें हैं। तो ये काफ़ी एग्जॉस्टिंग टाइम है। इसमें आपको सर्टेन प्रॉब्लम्स दी रहेंगी जो कि आपके फिजिकल कैपेबिलिटीज से रिलेटेड है, पर अगर आप उन्हें एज अ एन्जॉयबल चैलेंज उठा के करें तो ज़रूर उन्हें आप बिल्कुल एंजॉय करते हुए ख़त्म करेंगे, क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम दी गई तो जाहिर सी बात है उसका सल्यूशन भी है। ओके, अभी दिमाग भी थक चुका है और शरीर भी। सो डे 4 में आते आते हमारे पास क्या चैलेंजेस बचते हैं? डे 4 में सबसे बड़ा चैलेंज बचता है परसिस्टेंस का, क्योंकि डे 2 और डे 3 में हमारे मेंटल कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी ड्रेन करा गया है। डे 3 में हम लोग फिजिकली काफ़ी थक जाते हैं। तो जो डे 4 तक अपने डे फर्स्ट वाले एनर्जी और जोश को मेंटेन कर पाता है, उसी को आगे उसको सबसे ज़्यादा क्वालिटी ली जाती है उसकी। नो, दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डे 2 और 3 को सस्टेन करने के बाद में आप डे फर्स्ट जैसी परसिस्टेंस अपने अंदर रख पाते हो, उतना एनर्जी रख पाते हो, उतना एंथुसियाज्म रख पाते हो, तो फिर आप डे 4 में भी सस्टेन कर पाएंगे एंड अल्टीमेटली आप पहुंचते हैं डे 5 में। सो आशु, बताइए डे 5 में क्या एक्साइटमेंट रहता है और एक डर भी बना रहता होगा कि इतना लंबा जर्नी ट्रैवल करके हम आए हैं एंड डे 5 में एक काइंड ऑफ
डूम्स डे भी हो सकता है और एक बहुत ज़्यादा विन विन सिचुएशन भी हो सकती है। तो डे 5 का एक्सपीरियंस अपना एक्सप्लेन करिए हमें। मेरे डे 5 का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड था, क्योंकि शुरुआत में मैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मूड में था, क्योंकि मेरे को इतना पता था कि मैंने जितना कुछ करना है मैंने सब कुछ कर चुका है, जितना कुछ मेरे हाथ में था मैंने उन सबको कंप्लीट कर लिया है। पर जब मेरी कॉन्फ्रेंस हुई, मैं उस टाइम भी काफ़ी खुश मिजाज में था, क्योंकि मैं जानता था कि मैंने जीटीओ में अच्छा करा है, मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया है और मेरे सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। पर क्योंकि एक हमेशा अनसर्टिनिटी बनी रहती है, तो थोड़ा सा एंग्जाइटी भी था, थोड़ी सी नर्वसनेस भी थी, तो ये काफ़ी मिक्स्ड बैग रहता है। ग्रेट। सो डे 4 के बाद में जितना एक्साइटमेंट रहता है उतना ही डर भी बना रहता है कि इतनी लंबी जर्नी ट्रैवल करने के बाद में फिर ऐसा ना हो कि कुछ 19-20 हो जाए। खैर, अभी आशु ने अपनी पूरी जर्नी आपको बताई है, डे 1 से लेकर डे 5 तक क्या क्या चैलेंजेस रहते थे जो मेंटली आपको एग्जॉस्ट कर सकते हैं एंड ऑल्सो फिजिकली भी। इस रिगरस चैलेंज को अगर आप फेस करते हुए डे 4 में पहुंचते हैं तो डे 5 की तरफ पुश करने के लिए आपको मेंटल रेजिलियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। डे 5 में आते आते रिएक्शंस मिक्स्ड हो जाते हैं, बिकॉज नाउ इट इज़ डू और डाई वाला हिसाब किताब। या तो आप क्वालिफाई यस में हो जाएंगे या फिर वो चीज़ पूरा डिप हो सकती है। सो इस तरीके से मिक्स चैलेंजेस आशु ने भी फेस किए हैं एंड आई एम श्योर कि अगर आप भी उस जगह पर जाएं तो आप डे 5 तक जरूर पहुंचे। सो आशु, अभी हमने ढेर सारी बातें जानी हैं आपसे, बहुत सारी आपने इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमें दी हैं कि हमारे एस्पिरेंट्स को क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। अच्छा, क्या करना चाहिए जितना ही इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए, लाइक फायर बैक करने वाली कौन सी चीज़ें हैं। तो हमें प्लीज़ बताइए कि कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो हमारे व्यूअर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि ये बातें वो ज़रूर फॉलो करें, और कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको वो बिल्कुल भी ना करें क्योंकि ये फायर बैक कर सकता है। प्लीज़ बताइए। सो एसएसबी टेस्ट है बेसिकली आपको आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनाने का। तो इसमें जो सबसे बड़ा डूज होना चाहिए, जो कि सबसे बड़ी क्वालिटी आप में चेक की जा रही है, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस की, कि क्या आप अपने डिसीजन पे सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं है, क्या आपको फेथ है कि नहीं कि जो मैं डिसाइड कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं। तो पहला तो मैं चाहूँगा कि जो सबसे बड़ी सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है जिसको लेके जाना चाहिए, कॉन्फिडेंस। ओके। दूसरा, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, कि आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। मेरे को एसएसबी में ऐसे बहुत सारे लोग मिले थे जिनके पास शानदार आइडियाज़ थे, बहुत सारी नॉलेज थी, पर अनफॉर्चुनेटली उनके पास काफ़ी अच्छी पावर ऑफ एक्सप्रेशन नहीं थी, तो वो अपने उस बहुत बड़े ज्ञान के भंडार को आगे नहीं ला पाए। ग्रेट। उसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि आप बहुत ज़्यादा रिजिड ना बन जाएं, आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी ना बन जाएं कि हाँ मेरा सोल्यूशन ये है तो इसी के साथ बढ़ना है। डोंट्स पे अगर मैं आऊँ तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। एसएसबी बिल्कुल आपको फेवर करता है, हर एक बेनिफिट ऑफ डाउट आप ही को मिलता है। उसके अलावा अगर मैं और कुछ बताना चाहूँ तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि जितने भी वहाँ पर एसएसएस बैठे हैं उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर। जब तक आप उनको एक रीज़न नहीं दे रहे हैं आपको रिजेक्ट करने का, वो आपको बिल्कुल रिजेक्ट नहीं करने वाले हैं। ओके। आशु, बीइंग एन इंग्लिश टीचर, स्टूडेंट्स मुझसे बहुत सारा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि इफ़ आई एम नॉट गुड एट कम्युनिकेटिंग स्पेशली इंग्लिश में, सो इज़ दैट अ थिंग टू कंसिडर, या अगर आपको स्पोकन में इंग्लिश बहुत फ्लुएंट नहीं है तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उधर काम चल जाएगा, लाइक एसएसबी में इट वुड वर्क अगर हमारा कम्युनिकेट अच्छे से कर पाते हैं बट लैंग्वेज बैरियर है हमारे पास में। लाइक एक बच्चा है, वो सपोज़ किसी एक ऐसी जगह से आता है जहाँ पर इंग्लिश का इतना कल्चर नहीं है, कोशिश बहुत करता है वो, लेकिन थोड़ी टूटी फूटी इंग्लिश बोलता है, मगर वो अपने आइडियाज़ को बहुत आर्टिकुलेटली एक्सप्रेस कर पाता है। सो इज़ इट फाइन कि एसएसबी में उसका लाइक ही कैन गेट इनटू एसएसबी? सर, इसमें मैं थोड़ा सा मिड बात बताना चाहूँगा, क्योंकि अगर जैसे कि आपने बताया कि अगर कोई एक बहुत अच्छे बैकग्राउंड से या फिर इंग्लिश कल्चर्ड बैकग्राउंड से नहीं आ रहा है तो एसएसएस उस बात को समझेंगे और वहाँ आपकी एफ़र्ट देखेंगे कि आपने इंग्लिश बोलने में कितनी एफ़र्ट की है। क्योंकि अगर आपसे आर्म्ड फोर्सेस एफ़र्ट्स मांग रही है, आपसे कहा जा रहा है कि आपको इंग्लिश में बोलना है, तो वहाँ वो देखेंगे कि ओके आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है लेकिन आपने एफ़र्ट्स तो दिए हैं एटलीस्ट। ऑलराइट। बट अगर आप एक अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, सो मैं वहाँ पर बिल्कुल कहूँगा कि आपके लिए इंग्लिश स्पोकन अच्छी होना एक मस्ट है। ओके। सो अल्टीमेटली अगर आपको इस क्वेश्चन का भी डाउट था हमेशा से, सो हमारे साथ रिकमेंडेड स्टूडेंट हैं आशु, जिन्होंने अभी क्लियरली बताया है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है लेकिन आप अच्छा खासा ट्राई कर रहे हैं और ये बात एसएसएस को पता है कि येस ही इज़ ट्राइंग वेरी हार्ड,
तो इस बात को कंसिडरेशन डेफिनेटली मिलती है। लेकिन अगर आप इंग्लिश को प्रेफर करते हैं तो ये श्योर है कि आपको प्रेफरेंस थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। इज इट? जी बिल्कुल। ऑलराइट, सो गाइज आज के लिए इस इंटरव्यू को यहीं पर वाइंड अप करते हैं एंड इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू आशु। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत बधाई हो आपको। एंड गाइज आप लोग भी अच्छे से प्रिपेयर करिए। आई विश कि आप में से भी नेक्स्ट टाइम पे मैं किसी एक स्टूडेंट से यहाँ पर बैठ के बात कर रहा हूँ एंड आपकी एक लंबी कतार लगी हो कि इसके बाद भी मेरे को एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लेना है। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू जॉइन अस अगर आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।